नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट लेक्चर में। और जैसा कि हमने कहा था कि आज के लेक्चर में हमको चेन रूल से कंटिन्यू करना है। काफ़ी चीज़ें डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ ली हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन में चेन रूल और है, देन उसके बाद हम जो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, मीनिंग होता है, उसको भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चेन रूल से। अब मैं इस पर रूल नंबर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको मान के चलो अलग ही रखो, ऐसा मान लो एक अलग से ही टॉपिक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं चेन रूल। अब इस चेन रूल में भी ना मैं डायरेक्टली नहीं कूद रहा हूं चेन रूल पे। मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चेन रूल कब यूज करोगे, है ना। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई इसका यूज कब है। जैसे कि प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा तो आपको एकदम क्लियर है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं तो आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। क्वोशिएंट रूल आपने पढ़ा तो वो भी क्लियर होगा, जब डिवीजन में चीज़ें आए तो उसको लगा सकते हो। वैसे ही पहले ज़रा इसको समझ लें कि ये अप्लाई कब होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखने वाला हूँ, आपको वो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो लिखा होता y इज इक्वल टू साइन ऑफ e पावर x। अब देखो क्या अजीब चीज लिखी हुई है ना। अगर जो कोई बंदा अगर पहली बार पढ़ रहा है डिफरेंशिएशन तो उसकी तो दुनिया हिल गई होगी। साइन के अंदर e, जिसके बारे में वैसे ही ज्यादा लोग नहीं जानते, और उसकी पावर में x, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन छुप के बैठा है। एक एग्जांपल से क्लियर नहीं होता है, और देखते हैं। देखो y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan x। ये देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन आके बैठ गया। सोचो, साइन के अंदर tan आके बैठ गया है। तो जितने भी इस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आके बैठ जाए, और भी एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं यहां पे। देखो, जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 4। ये देखो साइन के अंदर 5x स्क्वायर प्लस 4 आके बैठ गया। तो जो इस टाइप के अजीब से प्रॉब्लम होते हैं, ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल मेडिकल में नहीं पूछे जाते। मेडिकल में बहुत इजी आता है। बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कब यूज करना है आपको। और देखो, मान लो ऐसा होता y इज इक्वल टू 3 पावर साइन x। ये तो ये जो इस टाइप के अजीब अजीब फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हुआ है। एक और देखो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x। देखो लॉग के अंदर साइन आके बैठ गया। तो और आगे जाने की हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक सा आइडिया ये है, जब भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आके बैठ जाता है तब हमको चेन रूल यूज करना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मली साइन थीटा होता है, साइन एक्स होता है ना। साइन थीटा होता है या साइन एक्स होता है। तो देखो ना यहाँ पर क्या हो गया है, साइन मतलब लिख के बोलते हैं, नॉर्मली क्या होता है, साइन एक्स होता है ना। अब देखो यहाँ पर इस एक्स की जगह पर कौन आके बैठ गया है, tan x बैठ गया है ना। तो जब x की जगह कोई बड़ा सा फंक्शन आके ले लेता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, सिंपल सा फंडा है। एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन आके बैठ जाए तो फिर हमको यूज करना पड़ता है चेन रूल। तो ये कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में तो नहीं पूछे जाते। मेडिकल क्या, जेई एडवांस की फिजिक्स में भी ये सवाल नहीं आते। तो बस मैंने एक एग्जांपल दिया था। अब हम सिर्फ उन एग्जांपल्स की बात करेंगे जो कि हमारे मतलब के हैं। देखिए, फिर चेन रूल में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। तो देखिए, मान लेते हैं हेडिंग चेन रूल आपने लिख ली होगी। अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मान लेते हैं हम कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन ऑफ 3x प्लस 4, ऐसा है। और आपसे पूछा जाता है कि भाई दम है तो dy बाई डी एक्स बता दो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
तो देखिए यहां पर चेन रूल आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली साइन x होता था, अब x की जगह कौन आके बैठ गया, 3x + 4। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन आके बैठ चुका है, इसलिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है, सर अभी भी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कब लगाना है चेन रूल, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे आने वाले 2-3 एग्जाम्पल्स में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो dy/dx इसमें हमको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में आते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं कर रहा। देखो पहले ना हम इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हैं। अच्छे से लिखने का मतलब देखो, y = साइन, इसके अंदर साइन के अंदर ये जो भयानक सा कचरा लिखा हुआ है 3x + 4 को मैं कचरा बोल रहा हूं। तो ये जो भयानक सा एक्सप्रेशन है, इसको पहले ना अपन एक सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, और उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि ये जो साइन के अंदर ये जो पूरी की पूरी चीज है, इसको आप कुछ और मान लो। आप मान लो ये u के इक्वल है, आप इसको ऐसा मान लो। तो जब आप इसको ऐसा मान लोगे तो जो आपका क्वेश्चन है ना, तो जो आपका क्वेश्चन है उसकी शक्ल बदल जाएगी, पूरा चेहरा बदल जाएगा क्वेश्चन का। फिर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, y = sin u, where u = 3x + 4। ऐसा चेहरा बन जाएगा आपके क्वेश्चन का कि y = sin u है और जो u है उसकी वैल्यू 3x + 4 है। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है इसको। ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था dy/dx। हमसे पूछा गया था dy/dx। अब यहां पर थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करने जा रहा हूं, हो सकता है अगेन वो चीज बाउंसर जाए, लेकिन जब पूरा लिख दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा ना, तो समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखना। पूरा स्टार्टिंग से रिवाइंड करने को नहीं बोल रहा हूं, बस यहां से रिवाइंड करके देखना वापस फाइनल आंसर तक। तो देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैं ये कहने जा रहा हूं कि मुझे कैलकुलेट करना है dy/dx, ठीक है, लेकिन y तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। अब इसको भूल जाओ, ये गया, इसका काम खत्म हो चुका है। अब पूरा फोकस यहां पे रखना है आपको, ठीक है। हमने क्वेश्चन की शक्ल बदल दी है, अब हमको सिर्फ इतने से मतलब है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमको कैलकुलेट करना है dy/dx, लेकिन y तो बेचारा u पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर y u पे डिपेंड कर रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कैसे किया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इस वजह से हम इसको, ये जो dy/dx लिखा हुआ है, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं। कॉन्सेप्ट समझना, फॉर्मूला रट्टा मत मारना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट dy/dx, बट फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस वी कैन से दैट y डिपेंड्स ऑन u, देन u डिपेंड्स ऑन x। तो हम कहेंगे कि हमको dy/dx कैलकुलेट करना तो है, लेकिन y तो u पर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से पहले मैं dy/du निकालूंगा। y जो है u पर डिपेंड कर रहा है, इस वजह से मैं पहले dy/du निकालूंगा, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करूंगा, देन उसके बाद कहूंगा कि जो u है वो x पे डिपेंड करता है, देन du/dx निकालूंगा। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, जो देखो मुझे पहले से पता है। अगर कोई बच्चा एकदम फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको वीडियो 2-3 बार तो देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो नहीं, बस इस एग्जाम्पल की बात को कह रहा हूं, तभी जाके समझ में आएगा। बाकी समझदार बच्चे भी होते हैं, एक बार में समझ जाते हैं। फिर से कह रहे हैं हमको dy/dx निकालना था, ठीक है। dy/dx तो तब निकलता जब y x पे डिपेंड करता, लेकिन y किस पे डिपेंड कर रहा है, y तो u पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर y u पे डिपेंड कर रहा है तो पहले dy/du आएगा, dy/du आएगा, देन u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो du/dx आएगा। उसके बाद आपकी एक और ड्यूटी बनती है, वो ड्यूटी ये है कि ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है, इसको आप चेक कर लो कि सही है या गलत है।
तो चेक करने का बड़ा इजी तरीका है, आप बस ये देख लो कि आपने जो भी कुछ लिखा है उसमें ये डी से डी कैंसिल होता है या नहीं। तो देखो इस डी से वो डी कैंसिल हो जाएगा और LHS में dy बाई डी एक्स है एंड RHS में भी क्या है dy बाई डी एक्स है, मतलब ये जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये बस चेक करने को बोला है, इसको कैंसिल मत कर देना एक्चुअल में। अगर इसको एक्चुअली में कैंसिल कर दोगे तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, जहां थे वापस वहीं पहुंच जाओगे, है ना, जहां थे वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो असली में कैंसिल नहीं करना है इसको बस मन में चेक करना है कि अच्छा ये कैंसिल हो जाता है, मतलब हाँ LHS बराबर RHS है, मतलब मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो। इतना हो गया। अब वैल्यू रखते हैं फटाफट। देखो y अगर इतना था तो dy बाई डी यू कितना हो जाता, cos u, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है ना। ठीक वैसे ही अगर u इतना था तो du बाई डी एक्स कितना हो जाता, देखें जरा। 3 बेचारा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से कूद के बाहर आ जाता, 3 रहता। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिख के बता देता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देखो 3 वैसे का वैसा लिख दिया, x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स, ये देखो x का डिफरेंशिएशन, देन 4 फिर से कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ऐसा हो गया। देन इसको आप रूल नंबर 1 से सॉल्व कर सकते हो और ये 3 हो जाएगा, ये चीज 1 आ जाएगी तो 3 बन जाए 3। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो dy बाई डी यू कितना आया है cos u एंड du बाई डी एक्स कितना आया है वो 3। अब जो आपने माना था ना, जो आपने u खुद से इंट्रोड्यूस किया था, उसको एलिमिनेट कर दो। आपका क्या मत, आपने ये u किसको माना था, इसको माना था ना, तो u की वैल्यू लास्ट में वापस रख दो। तो आप u की वैल्यू लास्ट में वापस रखोगे, इस 3 को पहले लिख रहा हूं, देन cos u की वैल्यू वापस रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4। तो ऐसे ये पूरा डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाता है। देखो जरा ध्यान से, देखो dy बाई डी एक्स पूछा गया था, dy बाई डी एक्स आ गया 3 cos 3x प्लस 4। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बहुत इजी है। मैं पूरा का पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके पास वीडियो रिवाइंड करके देखने का ऑप्शन ऑलरेडी है। तो बस आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें, फिर उसके बाद अपन कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, एक और सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं चेन रूल पे। तो देखिए इस बार लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 5x प्लस 8 की पावर क्यूब, ऐसा लिखा है। अब हमसे पूछा जाता है कि dy बाई डी एक्स बताओ। अब हो सकता है कि कोई बच्चा इसमें ये सोच ले, सर इसमें क्या बड़ी बात है, पहले मैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो फिर मैं इसको इतने से इतना कर दूंगा, इसको एक्सपैंड करके इतना कर दूंगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हैं ऐसा। फिर मैं उसके रिप्लाई में आंसर दूंगा कि भाई यहाँ पर पावर 3 था तो आपने होशियारी मार दी, लेकिन अगर यहीं पर पावर 30 होता तो क्या कर लेते, फिर तो आपको चेन रूल यूज करना पड़ता ना। तो एक काम करते हैं, पावर 30 वाला ही सॉल्व करते हैं। तो ये y दिया है 5x प्लस 8 पावर 30 एंड वी हैव टू कैलकुलेट dy बाई डी एक्स। देखिएगा सॉल्यूशन, यहाँ पर रटने का काम नहीं है, समझने का काम है, इस वजह से मैं एक और एग्जाम्पल लेके आया। तो सबसे पहला काम है आपको ना इस क्वेश्चन की शक्ल बदलनी है। तो कैसे शक्ल बदली जाती है इसकी, ये जो इसके अंदर दिख रहा है ना ये 5x प्लस 8, इसको आप u मान लो। ये जो 5x प्लस 8 दिख रहा था इसको आप u मान लो, तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, देखो वही चीज लिखी हुई है, y इज इक्वल टू u पावर 30 वेयर u इज इक्वल टू 5x प्लस 8। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा
y u पर डिपेंड करता है, मतलब पहले dy बाई डी यू आएगा, देन u x पर डिपेंड करता है, मतलब बाद में du बाई डी एक्स आएगा। फिर मेंटली चेक करूंगा कि जो एक्सप्रेशन बना है वो सही है भी या नहीं। तो अगर ये du से ये du कैंसिल हो जाता तो LHS में भी dy बाई डी एक्स होता, RHS में भी dy बाई डी एक्स होता। ये देख लो, मतलब ये जो लिखा हुआ है सब कुछ सही है। ऐसा हुआ, वैल्यूज रखते हैं। dy बाई डी यू मतलब इसका डिफरेंशिएशन है ना, देखो यहां से dy बाई डी यू रूल नंबर 1 से हो जाएगा, नहीं कितना बन जाएगा 30 u पावर 29, ऐसा होगा। एंड du बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन 5x का क्या हो जाएगा 5 एंड 8 का क्या हो जाएगा 0, ऐसा वैल्यूज रखते हैं। एक मिनट, हाँ अब वैल्यूज रखते हैं। तो यहां हो गया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी यू देखो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है जो कि 30 u पावर 29 है। देन du बाई डी एक्स वो भी आपने कैलकुलेट किया है जो कि 5 है, जो कि 5 है। हो गया ऑलमोस्ट सॉल्व। 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना हो जाएगा 150 एंड u की वैल्यू आप वापस रख दो, कितना था u 5x प्लस 8 था ना, तो u की वैल्यू आप वापस रख दो 5x प्लस 8 पावर 29, तो ये आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। तो कुछ ऐसे यूज किया जाता है चेन रूल। अब सवाल ये है कि सर हमको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में, है ना। तो जो इसका पहला एग्जाम्पल था ना जिसमें साइन ऑफ 3x प्लस 4 हमने डिफरेंशिएट किया था, बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसको तो फिर भी टफ माना जाता है, भले किसी को इजी लगा हो, लेकिन नीट के हिसाब से इसको तो टफ माना जाता है। साइन ऑफ 3x प्लस 4 जो था सिंपल उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, देन उसके बाद हम धीरे से बढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब जो डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है, जो इतने देर से हम dy बाई डी एक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे एक्चुअली में हमको मिलता क्या है, क्या पता चलता है, उससे क्या वैल्यू होती है, वो हमको समझना है। समझते हैं एक बहुत ही सिंपल से ग्राफ की हेल्प से। अगेन यहां पर मैं एकदम शुद्ध मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करने जा रहा हूं। तो देखिए ये रहा एक्स एक्सिस, वो रहा वाई एक्सिस। मान लेते हैं कोई ना कोई फंक्शन था जिसका ग्राफ कुछ ऐसा था। बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपसे कभी कोई नहीं कहेगा कि ये ग्राफ बना के बताओ, ठीक है। बस आपको ऊपर ऊपर से समझना है। तो मान लो ये जैसे ही मान लो एक्स एक्सिस था, मान लिया, मान लो वाई एक्सिस था, मान लिया, वैसे ही मान लो ये ग्राफ था, मान लिया। तो ये कोई ग्राफ था किसी फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इससे भी डरने की जरूरत नहीं, इसका सिंपल सा मतलब होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है y डिपेंड्स ऑन x। तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि देखो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो देखो y x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी को शॉर्ट में ऐसा बोला जाता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। तो y जो है x पे डिपेंड कर रहा था, उसकी वजह से कुछ ना कुछ ग्राफ बनता, ऐसा बन गया। अब मान लेते हैं कि इस ग्राफ में कहीं पर यहां पर एक पॉइंट था, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1। अब मान लो इस पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ग्राफ पे, ऐसा।
आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस टेंजेंट ने कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, उस एंगल को हमने थीटा बोल दिया। तो जो डिफरेंशिएशन होता है ना, देखिए ये जो dy बाई डी एक्स करते हो ना, आप ये जो dy बाई डी एक्स करते हो, जो भी कुछ आप कैलकुलेट करते हो, तो मान लो कि आपने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना था, तो आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, आपने रख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। देन उसके बाद देखिए ये टेंजेंट कहां पे खींचा गया है, ये टेंजेंट खींचा गया है x1 y1 पे। अच्छा, du बाई डी एक्स को याद करो, u डैश से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ये जो आया है इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, f डैश x, ऐसा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, कुछ ना कुछ होता होगा, आपने उसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट होके कुछ ना कुछ आया होगा, कुछ ना कुछ तो आया होगा, तो वो कुछ ना कुछ ये था। देन आपने टेंजेंट कहाँ पे खींचा है, आपने x1 y1 पर टेंजेंट खींचा है। तो अगर मैं इसमें बात करूं एट x1 y1, अगर मैं बात करूं उस पॉइंट की x1 y1 की, मतलब इन पॉइंट्स को मैं यहां पर रख दूं, तो जो dy बाई डी एक्स होता वो हो जाता f डैश, x की जगह क्या रख दिया मैंने, x1, ये आता। अब बोला जा रहा है कि इतनी मेहनत से जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रखते हैं, ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू बेसिकली इस डायग्राम के अकॉर्डिंग tan थीटा बताती है। तो ये डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, कुछ कुछ पल्ले पड़ा होगा, कुछ कुछ ऊपर से गया होगा। आधे से ज्यादा बच्चे यही सोच के परेशान होंगे, सर ये एफ ऑफ एक्स क्या है, तो सर ये पॉइंट कहाँ से आ गया, सर ये पॉइंट क्या हमको क्वेश्चन में दिया होगा, सर ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, सर एंगल तो आता नहीं, tan थीटा और आ गया। तो इतनी सारी परेशानियां हो सकता है दिमाग में चल रही हूँ, तो टेंशन मत लो ना, ये तो सिर्फ थ्योरी है। अभी जो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा उसमें जाकर के सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि ये कहाँ से आता है, ये दिया होता है या नहीं दिया होता, तो ये क्या है, तो ये क्या है, सब एक छोटे से एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फिलहाल बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझो। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी आप डिफरेंशिएट करते हो उससे कुछ ना कुछ आता होगा, देन उस पर आप कोऑर्डिनेट्स रखते होगे, तो फाइनल कुछ ना कुछ वैल्यू आती होगी। तो ये जो फाइनल वैल्यू होती है, ये फाइनल वैल्यू बेसिकली tan थीटा रिप्रेजेंट करती है। एंड इस tan थीटा का एक और नाम होता है, इस tan थीटा का एक और नाम होता है, इसी को बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब फिर और परेशान मत हो जाना, सर ये स्लोप तो आपने पढ़ा है नहीं, है ना, तो बिल्कुल उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बस ऐसा याद रखो कि इसी का एक और दूसरा नाम है। ये जो tan थीटा था, ये जो टेंजेंट आया था, इसने जो एंगल बनाया था थीटा, उसका जो हमने tan निकाला था tan थीटा, उसी का एक दूसरा नाम है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऐसा है, सिंपल सी बात है। तो ये जो है इसकी थ्योरी है, ये होता है डिफरेंशिएशन का मतलब। इसी वजह से मैं इसको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ये पढ़ा दिया जाए ना तो दिमाग खराब हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में, बिल्कुल एलियन मैथमेटिक्स लगती है। तो एक काम करते हैं, इसी चीज को एग्जैक्टली इसी चीज को अपन एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं एग्जैक्टली यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं एक सिंपल से एग्जाम्पल की हेल्प से। ये आप नोट कर लेना इकट्ठा। वैसे आपके पास वीडियो पॉज करने का तो ऑप्शन है ही हमेशा से, तो आप तो कभी भी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो करना ही है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज मारो, इतना लिख लो, ठीक है। तो मान लेते हैं पॉज मार के लिख लिया होगा। अब इसी चीज को मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए इस एग्जाम्पल से सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी।
तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। देन मान लेते हैं जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हुआ करता था उसकी वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर बाय 4। सीधी सी बात है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, y x पे डिपेंड कर रहा होगा, तो कर तो रहा है, ऐसा है। तो ये दिया हुआ है। इतने भले इंसान हैं जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बनाया है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, इन्होंने ना ग्राफ भी दिया है। बोला कि मेडिकल के बच्चों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ग्राफ बना के, तो लो हमने ग्राफ भी दे दिया। तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये भी दे दिया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस कर्व पे कहीं पर एक पॉइंट होता होगा, उस पॉइंट की वैल्यू होती होगी, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ होगी लगता, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 था, मैंने गलती से 4 लिख दिया था। तो वापस आते हैं पॉइंट पे, मेंटली भी कैलकुलेट करता रहता हूँ ना, तो पता चल गया था गड़बड़। तो वापस आते हैं पॉइंट पे, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देन ये कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है। इसका ग्राफ ऑलरेडी इन लोगों ने बना के दे दिया। फिर हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कोई पॉइंट होता होगा, उस पॉइंट का नाम है 2,2। यहाँ पर कोई पॉइंट होता होगा, उस पॉइंट का नाम है 2,2। तो अगर 2,2 पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, अगर 2,2 पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो इसका एंगल कितना होगा, ये बात हमसे पूछी जाती है। मान के चलता हूं क्वेश्चन सही बच्चों क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये ग्राफ दिया है, ये 2,2 दिया है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना होगा। तो देखो अभी अभी हमने क्या सीखा है, अभी अभी हमने सीखा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 जो दिया हुआ था, इससे जो dy बाई डी एक्स निकाला जाएगा, निकालते हैं dy बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू रख दो जो कि एक्स स्क्वायर बाई 2 है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल सबको याद होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो डिनोमिनेटर का 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बस बचता, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता और ये x आ जाता, ऐसा होता, इतना होता, dy बाई डी एक्स आ गया। अब बात कहाँ की जा रही है, बात हमसे की जा रही है एट 2,2 की। कहाँ की बात की जा रही है हमसे, 2,2 की। तो अब हम कहेंगे एट 2,2 2,2 का मतलब x और y की जितनी वैल्यूज है ना इस पे रख दो। तो देखिए dy बाई डी एक्स कितना आया था, x आया था। तो जब x इज इक्वल टू 2 होगा, जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो dy बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये जो चीज आती है यही किसके इक्वल होती है, tan थीटा के। तो tan थीटा आ गया, हम यहां से बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 होता होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 होता होगा। और ऐसा लिख के हमको छोड़ना पड़ेगा। इसका आंसर हम फाइनली डिग्री में नहीं बता पाएंगे, कितना डिग्री होता होगा वो हम नहीं बता पाएंगे। अगर tan थीटा मान लो 1 आता तो भी हम बता देते कि थीटा 45 है, लेकिन tan थीटा 2 आया है तो अपन इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखो जरा कहाँ गया थ्योरी, पहले थ्योरी रिवाइज करते हैं। देखिए थ्योरी में क्या बोला जा रहा है, थ्योरी में बोला जा रहा है ऐसा कोई ग्राफ होता, यहाँ कोई पॉइंट होता, यहाँ से टेंजेंट मारा जाता, ये जो एंगल बनाता वो थीटा होता। डिफरेंशिएशन से जो भी कुछ कैलकुलेट किया जाता उसमें इस पॉइंट को रख देते, तो जो भी कुछ आता वो tan थीटा बताता। tan थीटा का ही दूसरा नाम है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये थ्योरी थी, इसी थ्योरी को हमने अप्लाई किया। ये y था, ये x था, ये ग्राफ था, ये पॉइंट था, यहां से टेंजेंट मारा, कुछ ना कुछ एंगल बना, कुछ ना कुछ एंगल बना। y दिया था, डिफरेंशिएट किया, कितना आया, x आया। देन x की वैल्यू हमने रख दी 2 जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी, तो dy बाई डी एक्स 2 आ गया। ये देखो अब ये जो भी कुछ आया है ये tan थीटा के इक्वल होगा,
और tan थीटा इक्वल टू 2, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो ये मतलब होता है डिफरेंशिएशन का। अब मुझे पता है बहुत अच्छे से कि ये तो शुद्ध मैथमेटिक्स है जिसका नीट में कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएशन का मतलब तो पता होना चाहिए ना, इस वजह से ये बताया गया है, नहीं तो नहीं बताया जाता। तो खुशी की बात ये है कि अगर आप में से कोई बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे को ये पढ़ने का सर बिल्कुल मन नहीं है, मैं तो डिफरेंशिएशन करके ही खुश रहता हूँ, मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं भी दोगे ना, अगर आप इस पे ध्यान नहीं भी दोगे तो दैट इज़ फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के एक और मतलब की तरफ। तो डिफरेंशिएशन के और भी मतलब होते हैं, देखते हैं। डिफरेंशिएशन के और भी मतलब होते हैं। ये मतलब सबके काम के है ना, जेई हो या नीट हो, सबके काम का होता है ये। किसी भी टाइप का एग्जाम हो, सबके मतलब की चीज है ये। तो डिफरेंशिएशन के और भी मतलब होते हैं। तो मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स अगर लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें ये जो dy होता है, ये dy होता है वेरी वेरी वेरी, ऐसे 300-400 साल तक वेरी लगाना, उसके बाद लिखना स्मॉल चेंज इन y। dy का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y। इसका ये मतलब हुआ कि जो dy की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती होगी वो होती होगी 0.00000, ऐसे 3-4 हजार साल तक ऐसे जीरो लगाते रहना, और उसके बाद लास्ट में 0.1। तो ये dy का मतलब होता है। जो मतलब dy का होता है वही मतलब dx का भी होता है। dx का क्या मतलब हो जाएगा? वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x। इसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली यहीं कहीं होती होगी, 0.0000001। तो ये dy और dx का मतलब होता है। तो ये dy और dx का मतलब होता है। तो dy बाई dx का क्या मतलब हो जाएगा? dy बाई dx का मतलब हो जाएगा dy बाई dx का मतलब हो जाएगा वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसका ये मतलब हो जाएगा। देखो भाई पूरा थ्योरेटिकल है ना, बिल्कुल आप ये टेंशन मत लेना कि सर मैं इतनी छोटी वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं तो भोला भाला मासूम बच्चा हूं, मुझे ये कहां बनेगा। तो आपसे कोई कहेगा भी नहीं कि ये कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि ये तो अपन ने ऑलरेडी सीख लिया है ना कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन वाला पार्ट ऑलरेडी हमारा खत्म हो चुका है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है। आपने इसके कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, रूल नंबर 1 2 3 4, चेन रूल, इतने सारे फॉर्मूले थे, तो उन सब से ये चीज कैलकुलेट हो जाती है। ये मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको, बस ये इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। dy का क्या मीनिंग होता है, ये मीनिंग होता है। dx का क्या मीनिंग होता है, ये मीनिंग होता है। तो मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बस आपको बताया गया है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप सिंपली कैसे कैलकुलेट करोगे? रूल नंबर 1 2 3 4 या फिर चेन रूल, इनकी हेल्प से कैलकुलेट हो जाता है। वापस आते हैं डिफरेंशिएशन के मतलब में, जो इसका मीनिंग होता है। तो देखिए अब ये जो लिखा हुआ है वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, इसको सिंपली ऐसा भी बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू शॉर्ट में WRT लिखते हम, विथ रेस्पेक्ट टू।
तो देखो अब इसके कितने सारे मतलब निकल के आ रहे हैं, कितने सारे मतलब निकल के आ रहे हैं। एक मतलब अभी अभी ऊपर सीखा था जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट था। दूसरा मीनिंग क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। और कैसा चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ये दूसरा मीनिंग हो गया। और ये तीसरा मीनिंग हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। देख सकते हो ना, y में कितना चेंज हो रहा है वो x में जितना चेंज हुआ उसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है। जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं, जो भी चीज डिनोमिनेटर में होती है उसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं। तो इसको, ये जो इतना सारा लिखा हुआ है, इसी को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये डिफरेंशिएशन का एक और मतलब होता है। तो वीडियो पॉज करें, उसको नोट करें। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जाता है कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। चीज बहुत आसान है। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब सिंपली वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे dy बाई dx पूछ रहा है, वो आपसे dy बाई dx पूछ रहा है। सॉल्व करते हैं। d बाई dx, y की वैल्यू रख रहा हूं जो कि x क्यूब दिया हुआ है, ऐसा हुआ। तो ये जो है रूल नंबर 1 का यूज करते हुए 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, देन देखो x की वैल्यू भी दी हुई है, बोलता है x इज इक्वल टू 2 पे बता दो। तो यहां पर x इज इक्वल टू 2 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। और ये अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया। यही तो इसने पूछा था। अब ये जो आंसर आया है ना, इसमें जरा और जान डालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और फील डालते हैं इसमें। तो देखिए, ये जो आया है ये dy बाई dx आया है। dy बाई dx की वैल्यू क्या आई है, 12। इसमें थोड़ा और फीलिंग डालने की कोशिश करते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, इसको हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे कि dx में जो भी चेंज आता होगा, है ना, dx में जो भी चेंज आता होगा, गलत बोल दिया, स्टेटमेंट ही गलत हो गया, फिर से बोलता हूं, x में जो चेंज आता होगा, है ना, dx तो खुद में ही चेंज है, dx तो ऑलरेडी चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो dx में चेंज बोलना गलत है, x में चेंज बोला जाएगा, वो ज्यादा सही होगा। तो सुनो, इसी में अपन जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। x में जो भी चेंज आता होगा वो, और y में जो भी चेंज आता होगा, तो जो y वाला चेंज होता होगा वो x वाले चेंज का 12 टाइम्स होता है। इस स्टेटमेंट, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि x में जो भी चेंज होता होगा, y में जो भी चेंज होता होगा, तो जो y वाला चेंज है वो x वाले चेंज का 12 टाइम्स है। और जान डालना है तो और डाल सकते हो। इसमें ये, इसका ये मतलब हो जाएगा कि अगर x में 0.001 का चेंज होता, x में 0.001 का चेंज होता, मतलब अगर ये वैल्यू 0.001 होती, तो जो dy होता वो 12 टाइम्स 0.001 हो जाता। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि y में जो भी चेंज आएगा वो x के चेंज का 12 टाइम्स होता होगा। तो ये इतने सारे मीनिंग्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, जो कि आगे जाकर के हमको फिजिक्स में यूज करने होते हैं। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें। आज के लिए इतना ही, डिफरेंशिएशन इतना ही होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।